हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अलजेब्रा का है और बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। जैसे क्लास 11th में आपने चैप्टर 1 में सेट डिस्कस किया था। सेट क्या था? जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में इकट्ठा एक साथ लिख दिया था। यहाँ पर क्या है, वैसे ही कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलर अरेंजमेंट देने वाले हैं। उस अरेंजमेंट के लिए कंप्यूटर साइंस में भी एक वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज एरे। तो जरा पहले रीड करते हैं, डेफिनेशन है क्या। मैट्रिक्स इज अगेन अ सेट। सेट मतलब वही कलेक्शन है ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर्स वो नंबर आपके जो एलिमेंट्स है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम प्लेस कर रहे हैं, जिसमें m रो एंड n कॉलम होते हैं। रो यहाँ पे क्या होगा? रो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे n कॉलम लिखा है, कॉलम यहाँ पे वर्टिकल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल आपके ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वो आप समझ ही जाओगे। तो अब इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास कुछ 6 एलिमेंट्स दे दिए, इन 6 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया। मैट्रिक्स की नोटेशन हमेशा ये ब्रैकेट या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे या फिर राउंड ब्रैकेट लगाओगे, कुछ इस तरह से। मैट्रिक्स कुछ बुक्स में आपको राउंड ब्रैकेट दिखेगा, कुछ बुक्स, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेंगे। अच्छा, ये हमने क्या किया, 6 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया। तो आप इसमें देखोगे रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल देखो 2 3। अच्छा, कभी भी आप मैट्रिक्स के ये रो और कॉलम डिफाइन करोगे तो हमेशा पहले रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमेशा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करोगे, m मल्टीप्लाइड बाय n, where m is the number of rows and n is the number of columns, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली रो कितनी है, पर्टिकुलरली यहाँ पे रो कितनी है, 2 रो है ना, 2 रोज है यहाँ पे, और 3 कॉलम्स है वर्टिकल, तो 2 इंटू 3। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 2/3 या 2 इंटू 3, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब सिचुएशन यहाँ पे है कि 2 इंटू 3 है, तो मल्टीप्लाई करके पता चल रहा है कि देयर विल बी 6 एलिमेंट्स, और वो हमें दिख भी रहे हैं। इन एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं बाय सर्टेन सिंबल। वो क्या होगा, देखो पहला जैसे एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, आप देखो इसकी लोकेशन चेक करो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को अगर आप डिनोट करोगे तो इस तरह से जनरली डिनोट कर सकते हैं हम, ए आई जे, वेयर आई इज द लोकेशन फॉर रो एंड जे इज फॉर लोकेशन फॉर द कॉलम। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमने बना दिया, वही कि हम मैट्रिक्स के ये जो सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे डिफाइन करवाऊं A11 क्या है, A11 मतलब A11 रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, -2। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आप A12 डिफाइन कर दो, वेयर I is 1 J is 2, तो I यहाँ पे क्या था, रो था, J यहाँ पे क्या था, कॉलम था। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी 1। A13 क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो एंड थर्ड वर्टिकल कॉलम, एलिमेंट इज 0। तो सिमिलरली आपको ना ऐसे एलिमेंट को लोकेट करना भी आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं A22 क्या है, A22 दैट मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितनी है वैल्यू, 4। तो इस तरह से आपको लोकेट करना आना चाहिए। ये क्या होगा एलिमेंट, दिस विल बी A21 एंड दिस विल बी A23। आपको समझ आ रही है बात, ठीक है। इस तरह से हम लेते हैं, A21 की वैल्यू आपके पास 3 है और A23 की वैल्यू लास्ट -1 है। देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर की वैल्यू से भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर 2 रो है 3 कॉलम है तो देयर विल बी टोटल 6 एलिमेंट्स। अच्छा, रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। रो हमेशा आपका पहले लिखा जाएगा, कॉलम बाद में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स भी क्लियर हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर है, ठीक। इसको अब आगे देखते हैं। अरेंजमेंट, एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं, ये तो पहले से ऑलरेडी अरेंज्ड था आपका, है ना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अभी क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब एक लॉजिकली बात करते हैं, मान लो मेरे पास 8 एलिमेंट है, उन 8 एलिमेंट को अगर मैं ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूं, हॉरिजॉन्टली,
तो क्या होगा, ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं मैं एक एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें रो कितनी है, रो तो एक ही है, और कॉलम कितने हुए, कॉलम 8 हो गए। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 into 8। अच्छा यही पॉसिबिलिटी आप क्या कर सकते हो, आपने सारे कॉलम सारे एलिमेंट ऐसे वर्टिकली रख दिए कॉलम में, तो वहां पे रो 8 है, कॉलम एक ही है। तो इस तरह से ना आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो जो फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर है वो हो गया आपका 1 into 8, ठीक है, और सेम पैटर्न पे इट कैन बी 8 into 1, मतलब एक रो, ठीक है, समझ रहे हो, एक रो और 8 कॉलम्स, ठीक है। यहां पर क्या है आपके पास 8 रोज हो जाएगी, 8 रोज और एक वर्टिकल कॉलम होगा। देन इसी सिनेरियो पे 8 का सिर्फ ये तो है नहीं कि आप सारे 8 के 8 एलिमेंट ऐसे रख सकते हो और ऐसे रख सकते हो, और भी तो ऑप्शंस है। 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 के फैक्टर्स 2 into 4, मतलब मैंने क्या किया, मैंने 2 रो बना दी और 4 कॉलम ले लिए। तो ये देखो ना 8 एलिमेंट्स प्लेस हो गए, यहाँ पर 8 लोकेशन आपको दिख रही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना, जिसके फैक्टर कर सकता हूं, तो वो फैक्टर करके जो आप लिख सकते हो ना, वो भी आपके पॉसिबल ऑर्डर में आ जाएंगे। अच्छा मैंने जैसे 2 रो 4 कॉलम लिए, इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, 4 कॉलम और 2 रो, 4 कॉलम और 2 रो, और 8 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, है ना, और तो कुछ नहीं है आपका, 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2। तो टोटल में यहाँ पे 4 पॉसिबल ऑर्डर्स है और वो आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब देखो 7 इज अ प्राइम नंबर, इसको तो मैं अब फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है फॉर अ प्राइम नंबर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है तो या तो आप उनको एक रो और 7 कॉलम्स में लिख दूंगा मैं, 1 into 7, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 7 into 1, 7 रोज और एक कॉलम, समझ गए। तो ये आपका ऑर्डर्स भी डिफाइन करना आपको आना चाहिए। अगर एलिमेंट्स नहीं भी दिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए, तो आप देख लो प्राइम नंबर है तो जस्ट 1 into 7, 7 into 1 हो गया। अगर आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आपका 1 वाला मल्टीपल वाला तो हो गई होगा, साथ में जो फैक्टर करके भी आ सकता है। अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 15 आ गया, या 12 ले लो, चलो 12, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 1 into 12, 12 into 1। अच्छा अब क्या होगा, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 into 6, 6 into 2। 12 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 into 3, 3 into 4। समझ रहे हो आप, और कोई पॉसिबल फैक्टर्स, मेरे ख्याल से यही है बस, है ना। तो ये आपके पास इसमें कितने 6 ऑर्डर हो गए अगर आपके पास 12 एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ईजी है, समझ आ जाता है। अच्छा फिर और क्या है मैट्रिक्स में, देखो अभी पहले मैट्रिक्स हमें समझ आ गया कि कुछ एलिमेंट दिए हुआ उनको अरेंज कर रहे हैं हम पर्टिकुलर पैटर्न में, उस अरेंजमेंट को हम एरे बोलते हैं, ठीक है, या सिर्फ अरेंजमेंट वर्ड यूज करोगे तो भी चलेगा। अब वो अरेंज हो कैसे रहा है, रो वाइज और कॉलम वाइज, उससे हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन किया। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करते करते हमने साइड में क्या देखा था, नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, A11, A12, A13 क्या था। अब उसी पैटर्न पे देखो, उसी पैटर्न पे आपको कह रहा है मैट्रिक्स आप खुद कंस्ट्रक्ट करके दो। 3 into 2 मैट्रिक्स है, मतलब देयर विल बी 6 एलिमेंट्स, ये तो श्योर है हम। 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम, रफ में बात करें 3 रो 2 कॉलम। रो कैसे बनेगी, रो बनेगी ऐसे और 2 कॉलम्स, तो देयर विल बी टोटल में 6 एलिमेंट्स, देयर विल बी टोटल 6 एलिमेंट्स। अब ये 6 एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक जनरल एलिमेंट गिवन होगा। आपको बता दिया हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस रिलेशन। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये जो मॉड लगा हुआ है इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। अब इस फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो तो इस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, A11, A12, पहले रिक्वायर्ड वाली लिख लेते बात, A21, A22, A31, A32, मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी जनरल मैट्रिक्स है। अब A11 फाइंड करना है, क्या करोगे आप, आपको पता है Aij क्या गिवन है, हाफ मोड I - 3j, ये सिचुएशन। तो A11 कैसे निकालोगे, हाफ मोड I की वैल्यू 1 रख दी, -3 j की वैल्यू भी 1 रख दी। आप समझ रहे हो, I भी 1 है, j भी 1 है, तो इसके अंदर आप प्लेस कर दो। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है,
देखिए जरा, हाफ ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 है। अच्छा माइनस 2 आपको पता है पॉजिटिव 2 हो जाएगा, एक पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, आंसर 1 आ गया, मतलब इसका आंसर आपका 1 आ गया। अच्छा सिमिलरली ये वर्किंग अब चलती रहेगी, आप A12 निकालोगे, A12 कैसे निकालोगे, हाफ यहाँ पे आपने I की जगह 1 रख दिया है ना, और J की जगह 2 रख दिया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 6 माइनस 5 का मोड प्लस 5/2 आ चुका है, ये 5/2, यहाँ पे 5/2 प्लेस कर दिया, बिल्कुल सेम लोकेशन में। आपको पता है A12 यहाँ पे प्लेस्ड है तो इधर ही प्लेस करोगे ना, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम रख देंगे एलिमेंट्स को। तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो। सिमिलरली A21 अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो A21 की वैल्यू क्या होगी, आप I को यहाँ पे इस बार 2 ले लोगे और J को आप 1 ले रहे हो, तो आई थिंक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 विच विल बी पॉजिटिव 1/2। ठीक है, ऐसे A22 भी कैलकुलेट कर ही ले, यहाँ पे हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना आ रहा है 2 माइनस 6 -4 -4 + 4 हो गया, मोड की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू है 4/2 2 आ गया, ये भी ठीक है। अब A31 पे अगर हम चले, सेम आप देख रहे हो ये वैल्यू I और J की कहाँ प्लेस कर रहे हो, जनरल वाले एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दी है, जो एक्सप्रेशन दिया उसमें I और J की वैल्यू बस आप सब्स्टिट्यूट करते रहो। A31 की बात अगर हम कर रहे हैं तो इट विल बी 3 माइनस 3 इंटू 1, आई थिंक यही है ना, I की जगह 3 रख दिया, J की जगह 1 रख दिया, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही है। A32 पे अगर आप चलोगे दैट विल बी हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2, तो कितनी वैल्यू आ रही है 3 माइनस 6 -3 प्लस 3 हो गया, तो 3/2। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया। मैट्रिक्स दिया है तो एलिमेंट्स को रीड करना आना चाहिए, कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई A22 क्या है, A22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट इज 2। और अगर आपको जनरल एक एक्सप्रेशन दे दिया AIJ से और आपको बोल रहा है मैट्रिक्स फॉर्म करो, सबसे पहले उसका ऑर्डर ध्यान दो, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब 3 रो, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए थे है ना, 3 रोज 2 कॉलम, तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, एलिमेंट चेक करे कितने हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है, लोकेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुआ आपको, ठीक है, NCERT में, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं। थ्योरी में क्या है, डेफिनेशन है थोड़ी सी, अच्छा टाइप मैट्रिसेस किस टाइप की हो सकती है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे इजी रो मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिख दी, बाकी आगे तो हम डेफिनेशन भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो मैंने ले लिए 2 एलिमेंट 2 माइनस 1, तो इसमें देखो रो एक है पर कॉलम कितने हैं, रो पहले एक सेकंड, इसमें पहले के लिखते हैं रो लिखते हैं, तो रो एक है, कॉलम कितने हैं 2, ये देखो 2 कॉलम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 माइनस 1 0 3, इसमें देखना रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल तो एक ही रो है, कॉलम 4 है। तो आप इस चीज से एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर किसी भी रो मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म, जैसे ऑर्डर होता है क्या, m इंटू n होता है, तो इसमें साफ दिख रहा है m तो हमेशा 1 ही रहेगा, हाँ कॉलम कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर विल बी 1 इंटू n फॉर अ रो मैट्रिक्स। सिमिलर बेसिस पे कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसको इस बार मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही कॉलम है। अब पहले ऑर्डर जब भी डिफाइन करते हैं तो रो पहले होती है, कॉलम बाद में होता है, तो यहाँ पे रो कितनी है, 2 रो है, कॉलम 1 है, 2 हॉरिजॉन्टल रोज 1 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस 1 0 3, इस बार ऐसे प्लेस कर दिया, रो कितनी है 4 रोज, कॉलम 1 है, तो इसका अगर मैं जनरल ऑर्डर डिफाइन करूं तो आप समझ पा रहे हो, इसमें n की वैल्यू हमेशा 1 है, कॉलम की वैल्यू हमेशा 1 है, तो इसका ऑर्डर अगर जनरली हम डिफाइन करें तो इट विल बी m इंटू 1। क्लियर, रो मैट्रिक्स क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है, आगे देखते हैं। देन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब m और n था ना, m क्या था नंबर ऑफ रोज, n क्या था नंबर ऑफ कॉलम, तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, -2 3 1 4, ये इसमें आप चेक करो, इसमें आपके पास 2 रोज है,
और 2 ही आपके पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऐसे लिख देते हैं साइड में 2 × 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली 1 0 -1 2 3 4 5 6 -1। इसमें आप देखना हॉरिजॉन्टली कितनी रोज हो गई आपके 3 और वर्टिकल कितने कॉलम है 3, तो इसमें रो और कॉलम दोनों में इक्वल है। अच्छा, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स आजकल मतलब बहुत आप ये कह सकते हो ट्रेंड में चल रहा है ये पॉइंट, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ईजी टॉपिक है, ये पूछ ले जाता है क्वेश्चन। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दी है तो आप उसका ट्रेस डिफाइन कर सकते हो। ट्रेस होता क्या है? ट्रेस इज जस्ट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल, अच्छा डायगोनल क्या होता है? यहाँ पे हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। अब कहने को तो डायगोनल ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन हम इसमें डायगोनल कौन सा लेते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा? जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है ना मैट्रिक्स का वो इंक्लूड हो, मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल। तो आपको क्या करना है? जस्ट ऐसे ऐसे लिखना है, देखो टी आर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस को लिखते हैं टी आर शॉर्ट में। कई बार देखना आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस में ये टी आर यूज होता हुआ दिखेगा। इन एलिमेंट्स को ऐड कर दो, जस्ट ऐड कर दो, ट्रेस खत्म, वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, ऐसे सिमिलरली मैं बोलूं जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस बता दो, तो इसका डायगोनल कौन सा? डायगोनल ये वाला लोगे, ये नहीं लेना आपको, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सा हुआ? जिसमें ये लीडिंग एलिमेंट है। लीडिंग एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है। अपर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को रीड करना हमेशा। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इस डायगोनल के सम ले लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम ले लो। 1 + 3 - 1, इट विल बी 3 ओनली। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पता चल गया आपका, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एंड डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? प्रिंसिपल डायगोनल वाला। क्लियर? ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, देखो मैंने आपको बोल दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। अब ये होता क्या है? इसको हमेशा हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 2 रोज 2 कॉलम की सिचुएशन है, यही वाला। लेकिन आइडेंटिटी की स्पेशल बात क्या है कि इसका जो डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अंदर सिर्फ 1 होगा। यूनिट, मैथ्स में यूनिट 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 होगा और अदर एलिमेंट्स विल बी 0। अदर एलिमेंट्स विल बी 0। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स तो 3 ऑर्डर वाली भी हो सकती है, 3 × 3, है ना। तो इसका डायगोनल क्या दिख रहा है आपको? ये वाला 1 1 1, मतलब डायगोनल में हमेशा यूनिट वैल्यू होगी, यूनिट एलिमेंट। और यूनिट एलिमेंट मैथ्स में क्या होता है? 1 होता है। रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप 0 ले लेते हो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 2 × 2 है तो यहाँ पे I2 लेते हैं हम। अगर ऑर्डर 3 × 3 है तो यहाँ पे बच्चों हम I3 ले लेते हैं, I3। ठीक है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम हमेशा इक्वल हो गए। उस सिचुएशन में डायगोनल में आपने 1 रख दिया और अदर एलिमेंट्स आर 0। अच्छा, 1 ही चलेगा, -1 भी नहीं चलेगा, प्योरली 1। ठीक है, क्लियर? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का टाइप। अच्छा, I4 भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में I3 तक ही है। इतनी ही कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। और भी है टाइप्स, तो टाइप्स और भी। अब जैसे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलता जुलता ही है। लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अब क्या हुआ? डायगोनल में ना मैंने ऐसे कुछ भी ले लिया, 2 और 3 कुछ भी आ रहा है, लेकिन अदर एलिमेंट्स विल बी 0। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि जो लीडिंग डायगोनल था उसमें 1 1 था, अदर एलिमेंट 0 थे। तो इसमें क्या है? अदर एलिमेंट 0 हो गए, लेकिन लीडिंग जो डायगोनल है उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार हम ऐसे लिखेंगे, पता है ये डायगोनल है, तो हम ऐसे बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे, जैसे DIAG ब्रैकेट 2, 3। मतलब ये DIAG मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिख दिया, मतलब डायगोनल में आप 2 और 3 रख दो, बाकी तो सब 0 0 है। एक और एग्जांपल ले लोगे अगर आप इसमें, तो B ऐसे दे दिया आपको, देखो 1 0 2। अच्छा, डायगोनल में कुछ भी होगा। अच्छा देखो, अगर ये सारे 1 होते तो आइडेंटिटी पे चले आते। अब एक 1 है, एक 0 है, एक 2 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म है अगर बाकी सब एलिमेंट 0 है, बाकी सब 0 है, तो ये डायगोनल आपका है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? DIAG
1,0,2। शॉर्ट में कई बार बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ भी दिखेगा डायगोनल मैट्रिक्स को, समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, अब बात आ रही है स्केलर मैट्रिक्स के। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखा जाए तो ये तो सब मतलब शुरू से ही बात कनेक्ट हो रही है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कि इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हो गए अदर देन डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स में बोल रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है, शुड बी इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, आपस में इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मुझे पता है डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल में एलिमेंट रखेंगे, बाकी सब तो जीरो ही होने हैं, लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट रख रहे हो दैट शुड बी इक्वल, ये ऐसे, बाकी सब जीरो। अब देखो बहुत अच्छी चीज इसमें दिख रही है हमें। अब अगर मैं बोलूं कि इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लूं, जब हम कॉमन लेते हैं ना एक मैट्रिक्स के अंदर से बच्चों, तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। अच्छा देखो 2 इधर से तो कॉमन आ ही रहा है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो इसको अगर मैं 2 बाहर लिख दूं तो ये क्या दिखेगा आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आप आगे मल्टीप्लीकेशन भी देखोगे मैट्रिक्स की, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि अगर एक नंबर बाहर है तो वो नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हर जगह आ जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप इसको I3 लिख सकते हो, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की अदर डेफिनेशन भी हो सकती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके बाहर एक स्केलर नंबर हो और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, साथ में मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलर नंबर, अच्छा 2 3 1/2 -4 कुछ भी हो सकता है, नंबर तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट कहाँ से किया, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था, फिर स्केलर मैट्रिक्स आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। अरे तो ये सारे हुए तो वही ना, स्क्वायर आइडेंटिटी एक जैसे तो हुए सारे, ठीक है। अब एक आता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम O से डिनोट करते हैं। अच्छा ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है इसमें रो और कॉलम इक्वल हो गए। जैसे एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो इन द मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है आपको, रो और कॉलम इक्वल है। ओ ऐसा भी हो सकता है, 0 0 0 सारे जीरो ले लिए, तो ये रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, इसमें सारे एलिमेंट बस जीरो होने चाहिए और विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल O, ये सिंबल भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, 3 और है शायद, है ना, नहीं 2 और है इसके बाद, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें उसी से समझ आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स ली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ले रहे हैं हमने डायगोनल बना लिया, मान लो 1 2 3 ऐसे डायगोनल बना लिया। डायगोनल के ऊपर अगर डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन डायगोनल के नीचे सारे जीरो है, सारे जीरो है, यहां पे कुछ एलिमेंट्स है नॉन जीरो, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहां पर मैं 1 मिनट रुको, ठीक है, इसको मतलब समझ लो 3 इसी की लाइन में है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे इसी की रो में। तो अब आप देखो ना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये डायगोनल दिख रहा है आपको, तो डायगोनल के ऊपर, अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो है, पर डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो है, तो मतलब ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऑफ एलिमेंट्स ऊपर, तो इसे अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। अच्छा एक कंडीशन और आती है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, जो बुक्स में है ही नहीं आपकी, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको पता है कि अपर ट्रायंगल मतलब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, अगर डायगोनल में भी सारे जीरो आ जाए, डायगोनल में भी सारे एलिमेंट जीरो आ जाए और उसके नीचे वाले तो जीरो होने ही है, ऊपर कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं आपको,
मतलब ट्राइंगल आपको ऊपर का बन रहा है एलिमेंट्स का, और ये अगर देखो ना डायगोनल में कुछ नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डायगोनल भी सारे जीरो हो गए तो वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। सेम लोअर ट्रायंगुलर में इस बार क्या होगा, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हो गए वो ट्रायंगल कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। तो इसमें अगर मैं डायगोनल के बात करूं 1 -2 3, तो इसमें नीचे नीचे एलिमेंट है आपके पास, मान लो 0 4 5। अब इसमें एक जीरो हो गया फर्क नहीं पड़ता, बाकी दो नॉन जीरो है ना, लेकिन ऊपर तो हमेशा जीरो होने ही है, ये तो कंफर्म्ड है। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हो गए, ऊपर वाले सारे जीरो हो गए। और सेम पैटर्न पे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, आपके जो डायगोनल है वो भी जीरो हो जाएंगे, और ऊपर तो जीरो है ही, है ना, ऊपर तो आपके जीरो है ही, यहाँ पे ये तो जीरो है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नॉन जीरो एलिमेंट दिख जाएंगे। ये क्या है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि भाई डायगोनल के नीचे वाले सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी डायगोनल और उसके ऊपर वाले सब जीरो है। दिस इज स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल जीरो हो गया तो स्ट्रिक्टली लग जाए, डायगोनल जीरो नहीं है तो सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्रायंगल के नीचे, यहाँ पे जो नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है इसको ट्रायंगल बोलते हैं ना, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें अपर, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है अपर ट्रायंगल में, तो इस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दो और है कंपेरेबल मैट्रिसेस, बहुत इजी है। कंपेरेबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है बच्चों जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनका ऑर्डर सेम होता है वो कंपेरेबल मैट्रिसेस होती है। कंपेयर आप उन्हीं को कर पाओगे ना जो सेम है। तो जैसे ए मैंने ले लिया -2 3 1 4, तो बी एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी हमने, बी एक मैट्रिक्स 0 4 -1 5। तो दोनों का ऑर्डर चेक करना, इसके 2 रोज 2 कॉलम, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम, तो जब ऑर्डर सेम होगा ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी। अच्छा मान लो अगर कोई 3 × 3 ले लेता हूँ तो वो वाली मैट्रिक्स इन दोनों से कंपेरेबल नहीं है ना, जिनका ऑर्डर सेम है वो आपस में कंपेरेबल मैट्रिसेस होती है। लास्ट आई थिंक ये सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो आपने एक बड़ी मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, एक बड़ी मैट्रिक्स 2 3 -1 4 0 5, ठीक है, 1 2 3। आपने इसमें से एक मैट्रिक्स कंसिडर की, मतलब मान लो आपने सिर्फ इसको कट कर लिया 2 4 3 0, तो ये जो मैट्रिक्स बनाई मैंने, इसके जो एलिमेंट है ऊपर वाली मैट्रिक्स से तो आया है। जैसे सबसेट नहीं था, मैंने कहा ना शुरुआत में, चैप्टर है तो वैसे ही, उसमें आप एलिमेंट्स को ऐसे रैंडमली ब्रैकेट में लिख रहे थे, इनमें अरेंजमेंट में लिख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की जो मैंने मैट्रिक्स बनाई वो ऊपर बड़ी मैट्रिक्स से आई है, तो दिस विल बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अच्छा आपको एक चीज पता हो, जब सिंगल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स लिखेंगे, जब एक से ज्यादा हो जाएगी तो मैट्रिसेस आता है ना। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस था, MATRICES, ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी देखो एक एक मैट्रिक्स की बात हो रही है, अ मैट्रिक्स, अब वहां पे कंपेरेबल एक से ज्यादा आ गए तो मैट्रिसेस, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सब मैट्रिक्स का क्लियर हो गया आपको, बताओ। अब थोड़ा सा जो पढ़ा है उनको अप्लाई करके देखते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब किसी टाइप की मैट्रिक्स है क्या ये स्पेशल कोई, तो वो बताना मुझे। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चेक करना, हॉरिजॉन्टल कितनी 3 रो है और 2 कॉलम है। ऑर्डर कभी भी डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर डिफाइन करते हैं हम m × n से। तो इसमें रो कितनी है, रोज यहाँ पे 3 है, रोज यहाँ पे कितनी है 3 है, और कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर विल बी 3 × 2। अच्छा कोई स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं है ये, ऐसे नॉर्मल है। इसका अगर मैं बात करूं, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें देखो ना 1 2 3 रोज है, पहले रो गिनते हैं फिर कॉलम, तो ऑर्डर आपका 3 × 3 है। अच्छा जब यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल आ गए तो इट इज अ स्पेशल मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इस पे अगर हम देखें, दिख रहा है, सबसे पहले पढ़ी थी रो मैट्रिक्स, इसमें क्या है आपके पास कॉलम, देखो ना कॉलम, रो तो एक ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ ना ऑर्डर यहाँ पे प्रॉपर्ली, ऑर्डर यहाँ पे कितना है, रो तो एक ही है, कॉलम यहाँ पे 4 है, और जब रो एक होती है तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही लास्ट, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो रो कितनी है 1 2 3 4 5 रोज 1 कॉलम, है ना, 5 रोज 1 कॉलम, तो ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है।
तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन हो गई, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई मैट्रिक्स की, समझ तो आ ही गया था पहले, ठीक है, क्लैरिटी हो गई यहाँ तक। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशंस है कुछ मैट्रिसेस के, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अभी आज, और तो थोड़ा सा आपका इसके अंदर क्या आ रहा है, ऑपरेशंस आ गए कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। टू मैट्रिसेस इक्वल तभी होगी जब वो सेम ऑर्डर हो गए, मतलब कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। सबसे पहले चेक करें, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल दी हुई है, तो आपको एक्स वाई और ए की वैल्यू बतानी है। ऑर्डर चेक करें, 2 रोज 2 कॉलम, मतलब ये 2 × 2 है ऑर्डर इसका। अच्छा, ये भी 2 × 2 दिख रहा है आपको, है ना, 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर तो सेम है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इसका a11 x+3 है, इसका a11 0 है, तो ये इक्वल होगा, ठीक है, यही तो लिखा ऊपर यहाँ पे क्या, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, इस तरह से आप कंपेयर कर दोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है कि सिंस अगर ये ए मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे A11 विल बी इक्वल टू B11, ए मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दैट विल बी A11, बी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दैट विल बी B11, तो इक्वल होगा। तो इसी पैटर्न को यूज करूं मैं, तो x+3 विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, x की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। सेम पैटर्न पे अगर मैं बात करूं तो y+4 विल बी इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 6 - 4 2 आ गई, ठीक है। लास्ट -6 तो -6 के इक्वल है, तो इसमें तो कुछ हमें कैलकुलेट करना नहीं है। और यहाँ पे क्या है, a22 a-1 भी विल बी इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू कितनी होगी -3 + 1, तो a आ गया आपका -2 आ गया, ठीक। देखो इक्वालिटी में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल थे, तो दो मैट्रिसेस इक्वल हो गए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे ऐसे ही अब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अगर मैं पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ले रहा हूँ तो इनको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या मैट्रिसेस ऐड हो सकती है, क्या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल मीन्स उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम मतलब बहुत ही बेसिक बात कर रहा है। ए एक मैट्रिक्स दे दी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ऐसे ही बी एक मैट्रिक्स दे दी, तो इसका ऑर्डर अगर मैं डिफाइन करूँ, रो कितनी है, रोज 2 कॉलम 3, तो ये 2 × 3 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले चेक कर लो ऑर्डर सेम है या नहीं है। इसका भी 2 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज होगा ही नहीं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है। जैसे अगर मान लो मैं ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूँ, a + b मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली a की वैल्यू -2 0 3 1 4 -5 लिया, प्लस 0 -1 2 3 4 और 1, तो इसमें क्या करना है, वही जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर रहे थे ना, इसमें एडिशन में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, मतलब फर्स्ट a11 विल बी एडेड टू b11, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो क्या आ रहा है आपके पास, -2 + 0 विल बी -2, देन 3 + 2 विल बी 5, 4 + 4 विल बी 8, चेक कर लो 4 + 4, सिमिलरली 0 + -1 विल बी -1, 1 + 3 विल बी 4, ठीक है, और -5 + 1 विल बी -4, तो ये एडिशन हो गया बच्चों, इतना सिंपल। अच्छा, बी a - भी बोल दिया इसने अगर करने के लिए, तो क्या करोगे आप, बीच में माइनस का साइन ले लो और जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, 0 -1 2 3 4 और 1, बस ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे -2 -0 -2 आ गया, ठीक है, 3 -2 1 और 4 -4 0 आ गया, ठीक है ना, 4 -4, सिमिलरली 0 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये +1 आ गया, और 1 -3 -2 एंड -5 -1 विल बी -6। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा पॉसिबल, जब ऑर्डर सेम होगा। अच्छा, करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर। देन इसके बाद है वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, स्केलर मैट्रिक्स जब बता रहा था, तो आपको जैसे ए मैट्रिक्स दे दी ऑफ एनी ऑर्डर,
ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ए मैट्रिक्स दे दिया और कह रहा है फाइंड 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ स्केलर, ठीक है, विच हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद ए मैट्रिक्स 3 8 2 -1 0 6 -4 2 एंड 5, ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके पास, यहाँ पे आगे 2 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 2 एक नंबर है, स्केलर नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, तो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ। कैसे होगा, 2 इंटू 3 6, देन 16, देन 4, देखो 2 सब में मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली सब में -2 0 12 -8 4 10, बात खत्म। ये स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, स्केलर नंबर जाके मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अच्छा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स किस तरह से होगी, अगर मैं इसमें से एक स्केलर बाहर निकाल लूँ, ठीक है, चाहे ये आइडेंटिटी नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही, लेकिन हाँ एज अ स्केलर मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। नंबर 2 बाहर आ रहा है सब में से, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो सब में जाके मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो सब एलिमेंट्स में से कॉमन आना चाहिए, तो ही कॉमन बाहर लिख सकते हैं हम एज अ मल्टीपल, ठीक है। इस पे बेस्ड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आपको एक इक्वेशन दे दी और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें एडिशन भी यूज हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो गई। जैसे 2 एज अ स्केलर इस मैट्रिक्स के बाहर है, फिर एडिशन एक मैट्रिक्स के साथ इक्वल टू में एक मैट्रिक्स, 3 चीजें यूज होगी इन फैक्ट इसमें। जैसे 2 एक नंबर है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x 14 10 2y -6, मैंने स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर 3 1 -4 और 2 इक्वल टू 7 15 6 और 14, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है आपका। अब 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, 2 मैट्रिक्स तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, 2x + 3 देन 10 -4, देखो 10 -4 विल बी +6, 14 + 1 15, 2y -6 + 2 कितना होगा, 2y -4 हो जाएगा। अच्छा, सामने जो मैट्रिक्स चल रही थी वो ऐसे ही चलेगी, 7 15 6 और 14। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों सेम ऑर्डर की है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो एक 2x + 3 को मैं 7 के इक्वल रख सकता हूँ, और बाकी देखो ना 6 के इक्वल है, कोई यूज नहीं है हमारा, 15 इक्वल है, लेकिन y वाले टर्म को ले लेंगे हम, 2y -4 विल बी इक्वल टू 14। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। अब 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 - 3, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 7 - 3 4 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली y के लिए सॉल्व अगर मैं करूँ तो 2y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 18 हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 9 आ गई, 9। क्लियर। तो आपसे x और y की वैल्यू निकलवा रहा था फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स की एक इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों इसका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर वो टॉपिक नहीं आता तो आगे चैप्टर हम पढ़ ही नहीं सकते। देखो, मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात कर चुका हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा तो ही होगी, इसमें हम डिफाइन करते हैं पहले ऑर्डर। देखो, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसको ना मैं जनरल फॉर्म में a × b लिख रहा हूँ, a × b ऐसे। अच्छा, इसका ऑर्डर डिफाइन करो, 2 रोज एंड 3 कॉलम। अच्छा, इसके ऑर्डर की नोटेशन को मैंने ले लिया c × d। देखो, मल्टीप्लिकेशन की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम पहले। ये ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, ए को बी से मैं मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन, बी शुड बी इक्वल टू सी। मतलब ये देखो, ये वाला जो बी है ना, इस सी के इक्वल होना चाहिए। इन शॉर्ट कि पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो। पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के जो रो है उनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू सी के इक्वल होनी चाहिए। फिर अब अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि बी और सी इक्वल है, फिर कहता है ए बी जो आप कैलकुलेट करोगे उसका ऑर्डर पहले ही डिफाइन कर लो। उसका ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू डी, मतलब इसके पहली वाली मैट्रिक्स के रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम, इस पैटर्न में लिख दो। तो मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो वो 2 × 3 आएगा। 2 × 3 का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो देयर विल बी टोटल में 6 एलिमेंट्स है ना।
देयर विल बी टोटल 6 एलिमेंट्स। तो मुझे 6 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा। तो करें जरा, मल्टीप्लाई सिखाओ आपको कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा, तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दी 1 2 -2 3, ये लिख दिया। देन 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है। ए मैट्रिक्स 2 × 2, बी मैट्रिक्स 2 × 3। अच्छा, बी सी के इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ए बी जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका ऑर्डर मुझे पहले ही पता है कि 2 × 3 आएगा, ए × डी होता है। अब 2 × 3 आएगा तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट मुझे फाइंड करना है। तो इस एलिमेंट की लोकेशन देखो कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम हमेशा ऐसे करते हैं, रो को ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे चलते हैं हम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा एल बना सकते हो आप कहने को। तो देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम लेना आपको। ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि मान लो आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इनको हटा दूं नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ गया, बीच में लगता है प्लस। फिर इसी रो में, इसी कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग। तो -2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4। अच्छा, बीच में प्लस लगता है, वो लगा चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो अभी मुझे ये एलिमेंट मिल गया, ये एलिमेंट। अच्छा, इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मतलब अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, करे इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 आ गया, बीच में प्लस लगता है। फिर -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, ये हो गया -6। तो आपके पास A12 भी मिल गया। अब इसकी बारी आ गई, ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझ रहे हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेम 1 और -2 को पिक किया, थर्ड कॉलम ये दिख रहा है 3 और 1, तो 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, बीच में प्लस लगता है। -2 को 1 से किया, -2 आ गया। तो ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट मुझे मिल भी गए। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट मिल गए। सिमिलरली अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, कैसे, ये देखो, ये एलिमेंट की लोकेशन देख लो ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, बीच में प्लस लगेगा। 3 को 2 से करोगे 6 आ गया। अब सेकंड रो, ये जो सेकंड रो है उसको आप सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 × 2 4 हो गया, बीच में प्लस, 3 × 3 9 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 3 6 हो गया, बीच में प्लस, 3 × 1 3 हो गया। बस अब प्लस माइनस जो हो रहा है कर दो, 1 -4 -3 आ गया, ये 8 हो गया, ये -4 आ गया, ये 13 आ गया, ये 1 आ गया, 9 आ गया। तो आप देखना इसका ऑर्डर 2 × 3 नहीं आ रहा। ए बी जो आपने निकाला है पहले ही पता था 2 × 3 है, उसी पैटर्न पे तो चल रहे थे हम, समझ आया। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ लास्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का, तो वो देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है ये। जैसे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे दी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एट अ टाइम 2 ही मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को नहीं कर सकते। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हो तो ए को बी के साथ करोगे। आप कभी ऐसे ए को बीच में, बी को छोड़ के ए को सी के साथ नहीं कर सकते, हमेशा एडजेसेंट वालों को करते हैं। तो जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ x -5 और 1, देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और फिर है आपके पास x 4 और 1, ये है इक्वल टू 0 है। अभी देखो इसका ऑर्डर चेक करना, 1 रो एंड 3 कॉलम। इसमें क्या है, 3 रोज 3 कॉलम। अच्छा, इसमें देखना 3 रोज 1 कॉलम। तो मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें ये b c के इक्वल तो है, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इट विल बी 1 × 3, है ना। इन दोनों का जो आंसर आएगा, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं और इसको c मैट्रिक्स बोल दूं, तो ए बी का जो आंसर आ रहा है तो वो a × d था ना, उसमें a की वैल्यू आपको 1 दिख रही है और d की वैल्यू 3 दिख रही है। तो इसमें क्या होगा, 1 रो 3 कॉलम, ऐसे होगा, 3 ही एलिमेंट आएंगे बस। अब ये एलिमेंट कहाँ पर है आप चेक करो ना। अभी मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये साथ में ऐसे चलेगा, मैं ए बी की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम।
तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया, -5 को 0 से किया, 0 हो गया, 1 को 2 से किया तो 2, तो x + 2 आ रहा आंसर। ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 0 से किया, 1 को 2 से किया, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो 0 वाला मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली ये लिख दिया। फिर इस रो को अब इस कॉलम से करेंगे, कैसे, ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँ, x को 0 से किया, 0 हो गया, -5 को 2 से किया, -10 आ गया, और 1 को 0 किया, 0 रहेगा ये तो। अब इस रो को थर्ड कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, इसको मैं थोड़ा सा अगर, हाँ ये हटा देता हूँ। ठीक है, इस रो को अब इस कॉलम से करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया। ठीक है, -5 को 1 से किया, -5 + 1 लिख देता हूँ, चलो -5 + 3 ऐसे लिख दिया आपके लिए, एक स्टेप और कर लेंगे, कोई बात नहीं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5, 1 को 3 से किया। अच्छा मैंने क्या कहा था, ये वाली मैट्रिक्स तो अभी साथ चल ही रही है, एक टाइम पे दो ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रही है, x + 2 देन -10 देन 2x - 2, ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है। तो देखा जाए एक रो मैट्रिक्स आ गई, एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो क्या है, इसका ऑर्डर है 1 × 3, है ना, फर्स्ट रो, एक ही रो है, 3 कॉलम है, और इसका क्या है 3 × 1। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल, ये दोनों सेम है। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 × 1 का, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एक रो एक कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर ले, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 2 को x से मल्टीप्लाई किया, x² + 2x, बीच में प्लस लग गया। ठीक है, -10 को 4 से किया, -40, ठीक है, बीच में प्लस, और 2x - 2 को 1 से किया तो 2x - 2 जस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इक्वल टू में 0 है, तो वो भी देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे अब इसको। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आ गया, x² + 4x, है ना, x² + 4x -42, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है। देखो जब ये एक मैट्रिक्स है तो सामने भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा 0 को मैं ओ मैट्रिक्स मान लूँ तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसे 0 मैट्रिक्स माना, और हमने मान लिया जो ऑर्डर इधर है सामने सेम ऑर्डर होगा तभी तो इक्वल होगा, तो इट कंटेन्स 1 एलिमेंट। यहाँ पे एक एलिमेंट है तो वो 0 मैट्रिक्स के अंदर भी एक एलिमेंट है। 0 मैट्रिक्स में तो कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं ना हम, स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, सिंगल एलिमेंट वाली भी ले सकते हैं। तो एलिमेंट को एलिमेंट से इक्वेट किया तभी मैट्रिक्स इक्वल मानी जाएगी। तो 42, ये x² + 4x - 42 0 है, तो 42 के अगर आप फैक्टर कर रहे हो तो कितना बन रहा है आपके पास, 372 बन रहा है ना। तो ये जा रहा है आपका 21 और 2, तो मेरे ख्याल से इसके फैक्टर नहीं हो रहे। कैलकुलेशन एक बार प्लीज़ चेक कर लेना लास्ट में, ठीक है, मैं एक बार रीचेक करूँ क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। आपका ये x हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, फिर ये 0 -10 0, ठीक है, इसमें 2x - 5 + 3, तो ये -2 आ गया, ये भी परफेक्ट है। x4 1, देन x² + 2x -40 2x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 3 7 6 7 42 है ना, तो फैक्टर नहीं हो रहे इसके, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो इसका वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं फिर आंसर, और क्या करेंगे, निकालते हैं फटाफट से, है ना। d निकाला हमने, b² - 4ac, देखते हैं क्या पता सॉल्व हो ही ना। अगर d की वैल्यू चेक करते हैं, 4² - 4 × 1 × आपका -42 हो तो जाएगा, 16 प्लस आपके पास आ गया 8 168, ठीक है, और 168 आपका हो गया 174 184, हाँ ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, सॉल्व तो होगा ये। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -b + √184 अपॉन में 2 × 1, मतलब कैलकुलेशन आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। बाकी होता क्या, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसमें तो हमारी x की प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। अभी रैंडमली मैंने कुछ वैल्यूज़ ली थी तो मे बी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अदरवाइज आप ऐसे आंसर छोड़ दोगे, 184 के फैक्टर करके देख लेना, तो आपकी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। इरेशनल आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और रियल में रैशनल आंसर आए, इंटीजर आए, इरेशनल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का मैंने पूरा बता दिया, थोड़े से कॉन्सेप्ट और भी है इसमें मैट्रिक्स के, वो देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।